Okay students, next question is 2.5, that is, can a vector have a component greater than the vector's magnitude? 2.5 सिंपली हमसे क्या पूछा गया है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है लाइक ए वेक्टर है तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं डेट इज अबाउट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर, तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस जो हमारा वेक्टर ए था उसका कंपोनेंट जो हमारे पास आ रहा है वो ज़्यादा हो, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू हमारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ये जो तमाम कंपोनेंट्स हैं हमारे, ये बेसिकली पार्ट हैं हमारे इस वेक्टर के। ठीक है, या इस मैग्नीट्यूड के तमाम जो हैं वो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आप ये बात खुद सोचें कि क्या पार्ट बड़ा होगा या फिर ओवरऑल मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ से सिंपल जो है वो कॉमन सेंस ही हमें ये बात एक्सप्लेन करती है कि एक स्पेसिफाइड कंपोनेंट कभी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिंपली हम ये बात जो है वो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए है यानी हमारा मैग्नीट्यूड है वो हमेशा या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा हमारे ए एक्स स्क्वायर कंपोनेंट के। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास, इसको हम इस तरह से भी जो है वो सिंपली रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अगर आप करवाना चाहें तो ये सिंपल इस तरह से लिख लें यूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर या इक्वल होगा हमारे कंपोनेंट स्क्वायर से। सेम ऐसे ही ए वाई स्क्वायर और सेम इसी तरह से ए जेड ऑफ स्क्वायर से। ठीक है, तो हमेशा हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता है, और इसको आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वाई एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए जेड। यानी मैंने दोनों की स्क्वेयरिंग को यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो रिजल्ट जो है वो मेरे पास ये आ गए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमेशा मैग्नीट्यूड ही ज़्यादा होगा, कंपोनेंट हमेशा जो है वो लेस देन आ रहा होता है, और इसको यूँ लिख सकते हैं कि ए एक्स इज़ ऑलवेज लेस देन ए। ठीक है, तो कभी भी हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारे मैग्नीट्यूड से जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता। और मैग्नीट्यूड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप मैग्नीट्यूड को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशंस जो है वो बिल्कुल ठीक होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डेट इज़ अबाउट कैन अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2.6। सिंपली हमें क्या पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड जो है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वलिंग टू ए एक्स स्क्वायर प्लस हम अगर ए वाई स्क्वायर तक सिर्फ दो वैल्यूज़ का ही कंसिडर करें प्लेन के कंडीशन में, कि सिर्फ हमारा जो a वेक्टर था वो एक जो है वो सिंपली प्लेन में ड्रॉ हुआ था, जहाँ पे उसका एक x कंपोनेंट था और एक उसका y कंपोनेंट था। तो इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड इस तरह से आ जाएगा। क्वेश्चन इज़ कि हमारा ये जो मैग्नीट्यूड है क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स हैं ये स्क्वायर फॉर्म में है। तो जब भी आप किसी रियल वैल्यू का स्क्वायर लो, अगर आपका रियल वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर तो आएगा ही पॉजिटिव, लेकिन अगर आपकी जो रियल वैल्यू है वो कोई नेगेटिव है तो इसका मतलब है नेगेटिव का भी आप स्क्वायर लोगे तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी। लाइक अगर इसके मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर लूँ कि मेरे पास जो ए एक्स की वैल्यू थी सपोज वो -7 थी और ए वाई की जो वैल्यू थी वो थी 5। तो इस केस में आप देखोगे कि -7 का भी जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 35 के इक्वलेंट, और 5 का भी जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 25 के इक्वलेंट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 55 के, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपके वेक्टर का कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ a प्लस बी इज इक्वलिंग टू 0
व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। 2.7 हमें क्या कहा गया है कि अगर a प्लस बी जो है वो हमारे पास बिल्कुल 0 के इक्विवेलेंट हैं तो इनके कंपोनेंट्स जो हैं उनका रिजल्ट क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे कंक्लूड करना है। अब सिंपली हम ये बात कह लेते हैं कि a जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स अगर हम लिखना चाहें तो उसको हम लिख लेते हैं लाइक ax प्लस bx की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ आप इसको जो है वो इस तरह से लिख लें तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ax प्लस ay की फॉर्म में। ठीक है, सिंपली हमने पहले a के कंपोनेंट लिख लिए। इसके लिए आप ये ले लें कि ये a वेक्टर था, ठीक है, और ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसी के वेक्टर का जो है वो y कंपोनेंट लिख दिया हमने। साथ ही साथ अब b वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं तो उसके लिए एज्यूम कर लें कि यहाँ पे एक b वेक्टर है, ये इसका x कंपोनेंट और ये इसका y कंपोनेंट आ गया हमारे पास। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, bx प्लस by इज इक्वलेंट टू 0 के जो है वो बिल्कुल ये चीज़ इक्वल आ गई। अब आपको पता है यहाँ पे अगर एक चीज़ हम मज़ीद ऐड करें कि ax की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम बनाते थे यूनिट वेक्टर i, यानी ये axi हो गया, और इसको शो करने के लिए हम कहते थे j, तो ये क्या हो गया ayj। सेम इसी तरह ये bxi और ये by j के इक्वलेंट आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं इनके साथ जो है वो इनके यूनिट वेक्टर्स को भी प्लेस करना चाहूँ तो किस तरह से करूँगी, axi प्लस ayj प्लस bxi प्लस byj इज इक्वलेंट टू 0 के इक्वलेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम x पार्ट्स को अलग कर लेते हैं तो क्या आएगा ax प्लस bx और i कॉमन प्लस y पार्ट्स को एक साथ लिख लेते हैं तो क्या आएगा ay प्लस by और यहाँ j इज इक्वलेंट टू 0 के इक्वलेंट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली अगर इस 0 को भी मैं जो है वो दो पार्ट्स में लिखना चाहूँ, एक i कंपोनेंट और एक j कंपोनेंट में, तो पॉसिबल है बिकॉज 0 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम किसी भी फॉर्म से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो रिजल्ट 0 ही देगा। तो इसको हम लिख लेते हैं ax प्लस bxi प्लस ay प्लस byj इज इक्वलेंट टू 0i प्लस 0j। अब अगर दोनों के साथ हम सेपरेटली कंपैरिजन करें तो क्या रिजल्ट आएगा, कंपैरिजन करने से जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ये आएगा कि ax प्लस bxi इज इक्वलेंट टू 0i के इक्वलेंट है। अब y कंपोनेंट्स को अगर कंपेयर करें तो क्या आएगा, ay प्लस byj इज इक्वलेंट टू 0j। ठीक है, इससे मज़ीद हम क्या कंक्लूड करेंगे, ये i इससे कैंसिल और ये j इससे कैंसिल और रिजल्ट हमारे पास क्या बच गया, डेट इज ax प्लस bx इज इक्वलेंट टू 0 एंड ay प्लस by इज इक्वलेंट टू 0। तो इसका क्या मतलब है कि अगर a प्लस b 0 के इक्वल हैं तो उनके जो कंपोनेंट्स होंगी वो भी हमेशा 0 के ही इक्वलेंट आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.8, that is under what circumstances would a vector have a component that are equal in magnitude। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है कि ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास कोई भी वेक्टर है उसके दोनों कंपोनेंट जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2.8। अब अगर आप ये बात एज्यूम कर लें कि ये हमारे पास अगेन एक वेक्टर है a, ठीक है, इसके दो पॉसिबल कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, वन इज़ ax एंड द अदर इज़ ay। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ax और ay, कब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सेम या फिर इक्वल होंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन जो है या ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर हमारा a वेक्टर जो है वो हमारी पॉजिटिव एक्सिस यानी x एक्सिस के साथ
45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तो इस केस में दोनों जो है हमारे वेक्टर्स बिल्कुल एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। इस चीज़ को हम प्रूव करके देख लेते हैं क्या वाकई ये बात ठीक है या नहीं है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ax की वैल्यू फाइंड आउट की थी, डेट वाज a cos ऑफ थीटा, और ay की वैल्यू आई थी a sin ऑफ थीटा। ये दोनों अगर कैंसिल हो जाएं तो इसके थ्रू हम एक और रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, डेट इज sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वलेंट टू 1, और sin थीटा ओवर cos थीटा हमें क्या देता है, ये देता है टेंजेंट थीटा इज इक्वलेंट टू 1। नेक्स्ट अगर यहाँ से थीटा निकालें तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें तो आंसर आता है 45 डिग्री। तो ये बात जो है वो करेक्ट साबित हुई कि अगर एंगल 45 डिग्री होगा तभी दो जो आपके कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो डेट इज द क्वेश्चन नंबर 2.8।